आराव अपने ऑफिस रूम में बिजनेस फाइल्स चेक कर रहा था, जबकि दूसरी तरफ हॉल में फिर से कियोस्क शुरू हो चुका था। अर्जुन सोफा से उठता है और एक्साइटेड होकर बोलता है, मुझे फिर से घूमने जाना है। मायरा उसकी तरफ देखकर बोलती है, तुम अभी कुछ देर पहले ही घूम कर आए हो। अर्जुन तुरंत जवाब देता है, वो घूमना नहीं था, वो तो ट्रेलर था। मायरा सिर पकड़ लेती है, तुम्हें बस बाहर घूमना ही सूझता है? अर्जुन ड्रामा करते हुए बोलता है, अरे यार, मैं मुंबई आया हूं और अभी तक प्रॉपरली घूमा भी नहीं। मायरा उसे घूरते हुए बोलती है, हां, क्योंकि तुम्हारा आधा टाइम लड़कियों को देखने में चला जाता है। अर्जुन तुरंत इनोसेंट फेस बनाता है, मैं तो बहुत शरीफ हूं। उसी समय नटाशा वहां आ जाती है और दोनों को देखकर रुक जाती है। क्या हुआ? मायरा तुरंत शिकायत करने लगती है, इसे फिर से बाहर घूमने जाना है। नटाशा थोड़ा सरप्राइज होकर बोलती है, लेकिन हम सब कुछ देर पहले ही बाहर से आए हैं। अर्जुन तुरंत जवाब देता है, हम गए थे, लेकिन सिर्फ 2-3 घंटे में वापस भी आ गए। मुझे और घूमना था। नटाशा कुछ सेकंड उसे देखती रहती है, फिर धीरे से बोलती है, आपको एनर्जी आती कहां से है? अर्जुन प्राउडली बोलता है, टैलेंट। मायरा धीरे से बुदबुदाती है, मुसीबत। दूसरी तरफ आरव अभी भी अपने रूम में बैठा था, लेकिन उसका ध्यान फाइल्स पर कम और कैफे वाली लड़की पर ज्यादा था। उसके माइंड में बार बार वही सीन घूम रहा था, calm eyes, trained guards, strange warning message। कुछ ना कुछ जरूर गलत था। कुछ सेकंड बाद वो धीरे से बोलता है, नटाशा। नटाशा तुरंत सीरियस होकर उसकी तरफ देखती है। यस सर। आराव चेयर से उठते हुए बोलता है, मुझे उस कैफे वाली लड़की की पूरी डिटेल्स चाहिए। नटाशा समझ जाती है, मेहर। वो सिर हिलाकर बोलती है, ओके सर, और रूम से बाहर चली जाती है। बाहर आते ही वो फिर अर्जुन और मायरा को बहस करते देखती है। अर्जुन अब भी कन्विंस करने की कोशिश कर रहा था, बस थोड़ा और घूम लेते हैं। मायरा तुरंत बोलती है, नहीं, इस बार मैं कहीं नहीं जा रही। अर्जुन शॉक्ड होकर बोलता है, तुम मुझे अकेला भेज दोगी? मायरा बिना एक्सप्रेशन बदले जवाब देती है, हां। नटाशा कुछ सेकंड दोनों को देखती रहती है, फिर उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आ जाती है, क्योंकि इतने सीरियस माहौल में भी ये दोनों पूरा एटमॉस्फेयर बदल देते थे। लेकिन उसी समय नटाशा के फोन पर एक अननोन नोटिफिकेशन आता है, और जैसे ही वो उसे खोलती है, उसका एक्सप्रेशन तुरंत बदल जाता है। स्क्रीन पर सिर्फ एक लाइन लिखी थी, स्टॉप डिगिंग इनटू मेहर। नटाशा की आंखें हल्की सिकुड़ जाती हैं, और अगले ही पल वो तुरंत आरव के रूम की तरफ बढ़ जाती है। नटाशा तेजी से आरव के रूम के पास पहुंचती है और बिना समय गंवाए उसे फोन दिखाती है। स्क्रीन पर वही मैसेज था, स्टॉप डिगिंग इनटू मेहर। आरव कुछ सेकंड तक उस मैसेज को ध्यान से देखता रहता है, फिर उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो धीरे से बोलता है, इंटरेस्टिंग। नटाशा उसकी तरफ देखती रहती है, क्योंकि कोई नॉर्मल इंसान ऐसी सिचुएशन में टेंशन में आता, लेकिन आरव के चेहरे पर क्यूरियोसिटी थी, जैसे उसे किसी डेंजरस गेम की शुरुआत पसंद आ रही हो। कुछ सेकंड बाद आरव अचानक एक नंबर डायल करता है। पहली ही रिंग में कॉल उठ जाता है। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, हेलो सर, इतने दिनों बाद याद किया, क्या काम है सर? आरव सीधे मुद्दे पर आता है, मैं तुम्हें एक लड़की का फोटो भेज रहा हूं, उसके बारे में पूरी जानकारी चाहिए। उसकी आवाज और ठंडी हो जाती है, लेकिन उन्हें पता नहीं चलना चाहिए। दूसरी तरफ वाला आदमी तुरंत सीरियस हो जाता है, ओके सर, 24 घंटे के अंदर उसकी पूरी डिटेल्स आपके पास होंगी। लेकिन तभी आरव बीच में ही बोल पड़ता है, 24 घंटे नहीं, 6 घंटे। पूरा रूम कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। फिर आरव धीरे से आगे बोलता है, और मुझे इनकंप्लीट इंफॉर्मेशन पसंद नहीं है। दूसरी तरफ वाला आदमी तुरंत जवाब देता है, अंडरस्टूड सर, 6 घंटे से पहले आपको सब मिल जाएगा।
आराव कॉल कट करने ही वाला था, लेकिन फिर रुक कर बोलता है, और सुनो, यह काम मेरी सिक्योरिटी टीम नहीं कर पाई है। यह सुनते ही दूसरी तरफ वाला आदमी सच में टेंशन में आ जाता है, क्योंकि अगर ब्लैक डायमंड जैसी कंपनी की सिक्योरिटी किसी की जानकारी ना निकाल पाए तो सामने वाला इंसान कोई नॉर्मल नहीं हो सकता। कुछ सेकंड बाद कॉल कट हो जाता है। पूरा रूम फिर शांत हो जाता है। नटाशा अभी भी आरव की तरफ देख रही थी। उसके माइंड में सिर्फ एक सवाल घूम रहा था, आखिर वो आदमी कौन था जिसे आरव ने कॉल किया और जिस पर उसे इतना भरोसा था। आरव उसकी नजर नोटिस कर लेता है। वो धीरे से बोलता है, क्या हुआ? नटाशा कुछ सेकंड चुप रहती है, फिर धीरे से पूछती है, सर, जब मैं उस लड़की के बारे में पता नहीं लगा सकी तो वो आदमी कैसे पता लगाएगा? आरव विंडो की तरफ देखते हुए हल्का सा मुस्कुराता है और धीरे से बोलता है, क्योंकि वो इंफॉर्मेशन नहीं ढूंढता। कुछ सेकंड साइलेंस, फिर आराफ की आवाज फिर सुनाई देती है, वो सीक्रेट्स चुराता है। नटाशा की आंखें हल्की बड़ी हो जाती हैं, क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था। आराफ ने किसी हैकर को नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे डेंजरस इंफॉर्मेशन ब्रोकर को काम दिया था। दूसरी तरफ सिटी के एक डार्क रूम में कई बड़ी बड़ी स्क्रीन्स जल रही थीं। हर स्क्रीन पर अलग अलग डेटा चल रहा था और बीच में बैठा एक आदमी धीरे धीरे मुस्कुरा रहा था। उसके सामने अब सिर्फ एक फोटो खुली हुई थी। मेहर, इंटरेस्टिंग। बहुत समय बाद सर ने पर्सनली किसी में इंटरेस्ट लिया है। फिर उसकी उंगलियां कीबोर्ड पर तेजी से चलने लगती है, लेकिन उसी समय उसकी एक स्क्रीन अचानक रेड हो जाती है और उस पर सिर्फ एक लाइन ब्लिंक करने लगती है, एक्सेस डिनाइड। आदमी कुछ सेकंड तक स्क्रीन को देखता रहता है, फिर पहली बार उसके चेहरे से मुस्कान गायब हो जाती है। कुछ देर बाद दूसरी तरफ उस डार्क रूम में बैठा आदमी फिर से स्क्रीन को ध्यान से देखने लगा। उसकी उंगलियां लगातार कीबोर्ड पर चल रही थीं। फिर वो धीरे से खुद से बोलता है, लगता है इसके लिए थोड़ा ज्यादा सीरियस होना पड़ेगा। उधर आराफ धीरे धीरे हॉल की तरफ जा रहा था और पीछे से नटाशा भी उसके साथ आ रही थी, लेकिन जैसे ही हॉल के पास पहुंचा उसे अर्जुन की आवाज सुनाई दी और उसका सिर हल्का दर्द करने लगा। हॉल में अर्जुन पूरे आराम से सोफा पर फैला हुआ था, जैसे दुनिया की सारी टेंशन खत्म हो चुकी हो। जैसे ही उसने आरव को देखा वो तुरंत बोल पड़ा, अरे भाई, कहीं घूमने चलते हैं? आरव बिना उसकी तरफ देखे टेबल से एक बुक उठाता है और पढ़ते पढ़ते ही जवाब देता है, मैं नहीं जाने वाला। तुम्हें जाना है तो चले जाओ। अर्जुन ड्रामा करते हुए बोलता है, भाई, तुम और मायरा बस बिजनेस में लगे रहते हो, कभी नॉर्मल लोगों की तरह घूम भी लिया करो। तभी किचन की तरफ से मायरा बाहर आती है। उसके हाथ में पास्ता की प्लेट थी और वो आराम से खाते हुए हॉल की तरफ आ रही थी। अर्जुन उसे देखते ही फिर शुरू हो जाता है, देखो, मुझे घूमना है, लेकिन तुम लोग नहीं रहोगे तो मजा नहीं आएगा। लेकिन मायरा उसकी बात पूरी तरह इग्नोर कर देती है और डाइनिंग टेबल पर जाकर आराम से बैठ जाती है। अर्जुन शॉक्ड होकर बोलता है, तुम लोग मेरे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं करते। नटाशा धीरे से बोलती है, क्योंकि वो इमोशंस नहीं, मुसीबत है। तभी अचानक डोरबेल बजती है। पूरा हॉल कुछ सेकंड के लिए शांत हो जाता है। नटाशा डोर चेक करने जाती है। बाहर एक पोस्टमैन खड़ा था। उसके हाथ में एक बड़ा सा एनवेलप था। वो पोलाइटली बोलता है, मैम, ये मिस्टर आरव के लिए है। नटाशा एनवेलप को ध्यान से देखती है। उस पर सेंडर का नाम नहीं लिखा था, जिससे उसका शक और बढ़ जाता है। वो एनवेलप लेकर वापस हॉल में आती है और आरव की तरफ बढ़ाते हुए बोलती है, सर, ये आपके लिए आया है। आरव एनवेलप को कुछ सेकंड तक देखता रहता है, फिर धीरे से उसे नटाशा के हाथ से ले लेता है। पूरा हॉल शांत था। अर्जुन भी अब क्यूरियस होकर उसे देख रहा था। आरव धीरे धीरे एनवेलप खोलता है। अंदर कुछ डॉक्यूमेंट्स रखे हुए थे
वो उन्हें निकालकर पढ़ने लगता है। कुछ सेकंड बाद उसकी आंखें हल्की ठंडी हो जाती हैं। फिर धीरे धीरे उनमें गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है, क्योंकि वो पेपर्स और कुछ नहीं, मैरिज कॉन्ट्रैक्ट था। डॉक्यूमेंट्स पर पहले से एक लड़की के सिग्नेचर मौजूद थे और नीचे साफ लिखा था मैरिज अग्रीमेंट। उस पल आरव के अंदर गुस्सा उभर रहा था, लेकिन बाहर से वो पूरी तरह शांत था। यही चीज उसे और डेंजरस बनाती थी। अर्जुन भी उसका एक्सप्रेशन नोटिस कर चुका था, लेकिन इस बार उसने मजाक नहीं किया, क्योंकि उसे समझ आ गया था मामला सीरियस है। कुछ सेकंड बाद आरव बिना कुछ बोले डॉक्यूमेंट्स उठाता है और धीरे धीरे अपने रूम की तरफ चला जाता है। पूरा हॉल फिर शांत हो जाता है। मायरा धीरे से बोलती है, लगता है कुछ बड़ा होने वाला है। नटाशा की नजर अभी भी उस कॉन्ट्रैक्ट पर थी, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था अगर आरव को किसी चीज से सबसे ज्यादा नफरत थी तो वो था किसी का उसे कंट्रोल करने की कोशिश करना। उसी समय अपने रूम में पहुंचकर आरव फिर से उस कॉन्ट्रैक्ट को देखता है और उसकी नजर उस लड़की के सिग्नेचर पर जाकर रुक जाती है। वो धीरे से खुद से बोलता है, तो तुम भी इस शादी के खिलाफ नहीं हो। लेकिन उसे नहीं पता था जिस लड़की के सिग्नेचर थे वो और कोई नहीं बल्कि नेहा थी। क्या आरव सच में इस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज के लिए तैयार होगा? और जब उसे पता चलेगा कि वही लड़की नेहा है, तो उसकी जिंदगी किस दिशा में बदल जाएगी।